अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन सेल्स टैक्स के अंदर जो है डेफिनेशंस का चैप्टर, जिसमें आपको मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस मिलेंगी। सेल्स टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जिनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके लिए जो है वो सेल्स टैक्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, और जहाँ कहीं भी वो वर्ड्स यूज़ होंगे तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है? वो बंदा होता है जो कि रेगुलरली जो है वो टैक्स पे कर रहा है। हर साल जब भी टैक्स की ड्यू डेट आती है वो उसके अंदर टैक्स पे करता है। और नॉर्मली आपको FBR की वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट भी मिल जाएगी। अब नीचे कुछ 4 बातें बताई गई हैं कि जो एक्टिव टैक्स पेयर होता है वो इनमें से किसी के अंदर भी फॉल नहीं करता है। नंबर 1 में वो बता रहे हैं कि या तो वो ब्लैक लिस्ट हुआ हो या उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुकी हो। सेकंड जो है उन्होंने बताया कि वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो 2 कंसेक्टिव पीरियड के अंदर जमा करवा रहा है, इकट्ठी नहीं जमा करवाता, या वो फेल हो जाता है अपनी रिटर्न जमा करवाने में। जब भी आपकी ड्यू डेट आती है 30 सितंबर एंड सो ऑन, तो वो 114 दिनों के अंदर अपनी जो है वो रिटर्न सबमिट नहीं करवाता या फाइल स्टेटमेंट नहीं करता। या इसके अलावा अगर वो एनुअली जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 165 के अंदर जो है वो सबमिट नहीं करवा रहा, वो फेल हो जाता है, तो फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाता। इसके बाद हम बात करते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल की। देखें, जब कभी भी हमारे पास अदालतें बनी हुई हैं, अदालतें इसलिए बनी हुई हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जब केसेस आते हैं टैक्स के, तो उन टैक्स के केसेस को हैंडल करने के लिए भी जो है ना कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जिनको एपेलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। और ये जो है सेक्शन अंडर 130 के अंडर जो है वो 2000 इनकम ऑर्डिनेंस के तहत काम करती हैं। अगर हम एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो बेसिकली सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोई भी इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो इनलैंड रेवेन्यू या फिर जो है इन दोनों में से कोई डिसीजन करता है। तो अगर आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं बीइंग अ टैक्स पेयर, तो आप क्या करते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन देते हैं। और एपेलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है 2 चीज़ों के अंदर। उसके अंदर आपके अकाउंट मेंबर्स भी आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स जो होते हैं, एंड सेकेंडली उसके अंदर जुडिशरी के लोग भी होते हैं, जुडिशरी जजेस वगैरह भी होते हैं जो कि टैक्स वगैरह के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो डिसीजन करते हैं, और नॉर्मली एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो हतमी समझा जाता है। और अगर स्टिल आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप नॉर्मल हाई कोर्ट्स के अंदर जाके इसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि जुडिशल मेंबर्स आते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो, जिसमें जजेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जज वगैरह एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। यानी कि उन जो जज अपॉइंट होगा उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, या उसने जो है वो हाई कोर्ट का एडवोकेट के तौर पे जो है वो खिदमात सर अंजाम दिया हो। सेकेंडली उसके अंदर जो है वो अकाउंटेंट मेंबर्स आ जाते हैं। अकाउंटेंट जो है वो ऐसा पर्सन होता है जो कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए एलिजिबल होगा, या वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो कहीं पे भी काम कर रहा हो, चीफ कमिश्नर हो या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हो सकता है वो, ठीक है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि उसको इस तरह से एलिजिबल होना चाहिए। या कुछ ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जिसके पास 10 साल से कम का तजर्बा ना हो, कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, या इस तरह का बंदा होना चाहिए प्रोफेशनली जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को पिछले 10 साल से देखता चला आ रहा है। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो जुडिशल और अकाउंटेंट मेंबर्स को इस तरह से अरेंज करती है कि आपका एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बन जाए, और फेडरल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट ही होती है कि वो सिलेक्शन करती है इनकी, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस और जितनी भी अपॉइंटमेंट के वक्त है वो सारों को फॉलो करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स की, कि इस तरह के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जो कि ऑफिशियली गजेटेड होते हैं, कि इनको एक स्पेसिफिक जो है वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं। देन वी हैव एरियर्स। एरियर्स क्या होता है जी, कि आपका अगर कोई ड्यू है और आप टैक्स पेएबल है आपका किसी बंदे से, अगर वो कहीं रह गया है किसी टैक्स पेयर से, तो वो किसी और एक्ट के तहत उसको पे कर लें। एरियर्स की सिंपल आपको मैं ये भी एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने कभी अपना पीछे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पकड़ा हो, तो उसके अंदर अगर लेट सपोज आपके अगर बकाया जाते हैं, तो नॉर्मली वो एक कॉलम्स दिया होता है एरियर्स का, उसको कहते हैं बकाया जाती है। यानी कि प्रीवियस आपके अगर जो भी ड्यूज़ चल रहे हैं, पेंडिंग ड्यूज़, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, तो एरियर्स इनको कहा जाता है।
अब अगर हम एरियस की बात करते हैं फर्दर ऑन, तो इसमें जो है उन्होंने कहा हुआ है कि इसके अंदर पर्सन्स भी जो है वो आ सकते हैं, अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स के अंदर भी। सेल्स टैक्स को जो है ना वो एडिशनल टैक्स, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी वगैरह भी हो सकती है। टैक्स सिंपली भी हो सकता है, या एडिशनली टैक्स या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अगर कोई लगता है। सरचार्ज क्या होता है कि एडिशनल टैक्स जो लगा दिया जाता है, और नॉर्मली आपको ये सरचार्ज का वर्ड अपने बिजली के बिलों के अंदर बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर टैक्स पे नहीं कर पाता है इन टाइम के अंदर, और वो स्पेसिफाइड अंडर जो है वो किसी भी एक्ट के अंदर क्लेम करता है, तो उसे रिफ़ंड किया जा सकता है, उसको एडजस्टमेंट की जा सकती है, और जितना भी ये अप्लाइंग होगा ये 0% डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसका फिर पेएबल बनेगा। किन कंडीशंस के अंदर? इन कंडीशंस के अंदर कि जी 12% उसकी साल की इनकम होनी चाहिए, और उसका टैक्स ड्यू नहीं होना चाहिए। 2% month of amount of tax evident, और the amount of refund fraudulently claimed। अगर आपने गलती से या fraudulently आपके साथ उन्होंने कर दिया तो आप सिर्फ अपना 2% ही क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड पर्सन मीन अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड और इज़ लाइबल टू रजिस्टर विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इन द एरिया वेयर हिज रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ लोकेटेड। यानी कि रजिस्टर्ड का मायने यही है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के ख़ास स्पेसिफिक दफ्तर जो कि उन्होंने किसी भी एक जगह पे बनाया होता है, वहाँ पे जाके अगर आपने आपको वो रजिस्टर करवा सकते हैं। देन वी हैव फाइन। फाइन बेसिकली क्या होता है? आपकी मॉनेटरी पनिशमेंट होती है कि अगर आपने कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है या आप गिल्टी हैं किसी भी काम के लिए टैक्स के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं जी, टैक्स आपका इन्वॉल्व है उसके अंदर, आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी पेनल्टी पे करेंगे, फ़ाइन पे करेंगे, जो भी फ़ाइन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। सेकंड वन वी हैव पेनल्टी। पेनल्टी क्या होता है? ये भी मॉनेटरी पनिशमेंट ही है। बेसिकली ये उसको होती है कि जो किसी फ्रॉडलेंट कंडक्ट में इन्वॉल्व हो, कि आप अपनी इन्वॉइसेस सेल्स टैक्स की रिटर्न की वो छुपा लें, आप उनको सबमिट ना करें टाइमली, फिर क्या होता है कि आपके खिलाफ जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो कोई भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी और आपको पनिशमेंट दी जाएगी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस आप ऑलरेडी जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी पढ़ चुके हैं कि वो क्या होती है, कि लोगों का मिल के काम करना किसी एक पर्पज़ के लिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अगर एक बंदे ने, दो लोग हैं और एक ने दूसरे को एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिल्कुल नहीं कहेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए जो मेजर इनके फीचर्स होते हैं कि उनके लिए 50% वोटिंग राइट्स होने चाहिए कंपनी के अंदर। लाइक अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, इनके पास इतने ही राइट्स होने चाहिए डिविडेंड्स के लिए, एंड सेम फॉर द कैपिटल। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर ये सारी इनके अंदर कंडीशंस होनी मैंडेटरी हैं। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अगेन अकॉर्डिंग 3A सेक्शन। इट इंक्लूड्स अ फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स भी हो सकता है, एनी बॉडी पर्सन्स हो सकती है जो कि फॉरेन ला के बने, बट डस नॉट इंक्लूड अ कंपनी। यानी कि कंपनी नहीं होगी इसके अंदर। 2, 3, 4, 5 लोग मिल सकते हैं कारोबार करने के लिए, किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी हद तक इनके बिल्कुल चीज़ें इनको वैसे ही मिलती हैं, राइट्स इनको वैसे ही मिलते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जैसे आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, आपको डिविडेंड के राइट्स मिल जाते हैं, इनको राइट्स वो सब कुछ अवेलेबल होते हैं, बट फ़र्क ये होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होती। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की प्रॉपर डेफिनेशन है। देन वी हैव बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 डिफाइन करता है कि जी कोई भी इस तरह की एनी बॉडी कॉर्पोरेशन ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग का कारोबार कर रही है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर फॉल करती होती है। बोर्ड, it means the Federal Board of Revenue established under the Section 3 of Federal Board of Revenue Act 2007। बोर्ड की जब हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के अंदर, तो उससे मुराद जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, एक्ट के अंदर बना हुआ बोर्ड, जिसमें उसके डायरेक्टर्स, उसके जो हैं वो CEOs वगैरह, और चेयरमैन, एवरीवन इज इंक्लूडेड। देन वी हैव चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर कौन साहब होते हैं जी? ये इस तरह के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं कि जिनको 1990 सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 के अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया होता है।
देन वी हैव कमिश्नर। कमिश्नर का रैंक उसे जो है वो चेंज होता है। इट मीन्स द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यानी कि इन दोनों की अपॉइंटमेंट जो है वो सेम एक्ट के अंदर 1990 में और सेम सेक्शन के अंदर की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एक CNSE नंबर आपका होता है कि जो कि आपकी पहचान होती है कि आपको मुल्क के अंदर कौन सा नंबर मिलने जा रहा है, आप पाकिस्तान के बिल्कुल रजिस्टर्ड जो है वो शहरी हैं, सिटीज़न है। तो इसी तरह से जो भी इंसान टैक्स पेयर बनेगा उसका एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जो कि उसका कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसको उसके नाम से ज़्यादा उस नंबर से पहचाना जाएगा। नाउ वी हैव अ कंपनी डिफाइंड इन 5AA सेक्शन। अ कंपनी defined in the Companies Act 2017, a body corporate formed by or under any law in force in Pakistan। मुदारबा भी हो सकती है, वो ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो कि पाकिस्तान से बाहर हो लेकिन उसकी इनकॉर्पोरेशन हो सकती है कंपनीज़ की, कोई ट्रस्ट हो सकता है जो सोसाइटी या फाइनेंस सोसाइटी हो सकती है, फॉरेन एसोसिएशन हो सकती है, बाहर के लोग मिलके कुछ भी जो है वो काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के 1 के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हों। Then we have computerized system. 5AA defines it. It means कि any comprehensive information technology system to be used by the board or any other office as may be notified by the board for carrying out the purpose of this act। यानी कि computerized system ऐसा है कि आप देखिए कि there was a time कि जब टैक्स की जो फाइल्स होती थी, जो रिटर्न्स होती थी वो हैंड रिटर्न होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। बट नाउ वी आर इन ऑनलाइन एरा जहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिशन की जाती है। तो जो आपके एविडेंसेस होते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह होती हैं वो आपके पास मैनुअली ही होती हैं और नॉर्मली उसी को देख के जो है वो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल जनरेट की जाती है। देन वी हैव कॉटेज इंडस्ट्री। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसकी टर्न ओवर टैक्सेबल सप्लाईज उसके लिए टैक्स पीरियड के अंदर जो है ना 12 मंथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, इसे 10 मिलियन से ज़्यादा भी एक्सीड नहीं करती हैं। और उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली 10 मिलियन मीन्स कि 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है और उसके अंदर उसके यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन वगैरह बिल्स सारे के सारे जो हैं वो अगर वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं टैक्स पीरियड में जितने भी मेंशन किए हैं कि वो 800,000 रुपीज़ होने चाहिए, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रहे होते हैं और वो लाइबल होते हैं सेल्स टैक्स के अंडर जो है वो टैक्स पे करने के। देन वी हैव कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। क्रस्ट सिंपली अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जो कि क्रॉस मैच करता है आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स को कि आपने सेल्स टैक्स की कितनी रिटर्न्स की हुई हैं। देन वी हैव कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट 1969 में आया था और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन और रूल्स वगैरह बताए हुए हैं। कस्टम एक्ट और सेल्स टैक्स एक्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि देखिए कस्टम की इन्वॉल्वमेंट आती है आपकी जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक एक इम्पोर्टिंग कंट्री था, इम्पोर्टेड करता था चीज़ें, हम इंपोर्ट किया करते थे ज़्यादा रादर देन वी एक्सपोर्ट। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक लगी है इंपोर्ट को क्योंकि इंपोर्ट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे ड्यूटी लग चुकी हुई है। तो इसीलिए कस्टम की इन्वॉल्वमेंट वहाँ आती है कि बाहर से जो भी लेट सपोज अगर आपने एक गाड़ी मंगवाई है तो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिंग, फिर उसको पाकिस्तान के अंदर एंटर होने के लिए जितनी भी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वह सब कुछ उससे होता है। जबकि सेल्स टैक्स रिक्वायर्ड कह लें कि आपका सेल्स टैक्स डोमेस्टिकली इन्वॉल्व होता है काफ़ी हद तक। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। इसके बाद ही हम बात करते हैं डिफ़ॉल्टर की। डिफ़ॉल्टर कोई भी बंदा हो सकता है, या वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, गारंटर हो सकता है, सक्सेसर हो सकता है, कोई जानशीन जिसको कहते हैं, कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि आपका टैक्स पे करने में या टैक्स के एरियर्स भी अगर बकाया जात भी बचे पड़े हैं ना वो भी नहीं पे करता, तो वो ही आपका डिफ़ॉल्टर होगा। देन 6 भी डिफाइंस कि डिफ़ॉल्टर सरचार्ज क्या होता है जी। इसका मतलब होता है कि इस तरह का सरचार्ज जो कि डिफ़ॉल्टर हो गया कोई बंदा 34 सेक्शन सेल्स टैक्स एक्ट का 1990 डिफाइन करता है कि जी अगर उसके पास कोई भी पेमेंट नहीं है, नो पेमेंट फॉर टैक्स और पार्ट देयर क्लेमिंग अ टैक्स क्रेडिट और रिफंड नॉट एडमिसिबल, कि उसको अगर वो कह रहा है कि मुझे मेरा टैक्स जो अब मैंने किया हुआ था वो एक्स्ट्रा पे हो गया था मुझे रिफ़ंड कर दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और उसकी इन करेक्ट एप्लीकेशन है और उसकी 0% सप्लाईज हैं, उसकी तरफ से कोई भी चीज़ प्रोवाइड ही नहीं की गई, तो फिर उसको डिफ़ॉल्टर से चार्ज जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। तो जी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बंदा होता है जिसका काम होता है कि किसी के बिहाफ के ऊपर गुड्स को परचेज़ करना या सेल करना। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज भी होती हैं, जैसे
अगर आप देखें कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है तो आप वो हमारे तक कंपनी की प्रोडक्शन से लेके हमारे तक आने के लिए बहुत सारे चैनल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन भी एक है, वो होलसेलर भी हो सकता है या वो रिटेलर भी हो सकता है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक डाटा होते हैं, कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं, टेप्स वगैरह होती हैं, कंप्यूटर डिस्क वगैरह हो सकती हैं, माइक्रोफिल्म लाइक USB में डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव ड्यू डेट नाम से बता रही है कि मुकर्ररा तारीख। सादे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो ये वो टैक्स पीरियड की डेट होगी जो कि गज़टेड में मेंशन होगी, या 15 दिन के बाद टैक्स रिटर्न की डेट में से हो सकती है, या कोई भी ऐसी ऑफिशियली डेट हो सकती है जो कि आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से अनाउंस की जाती है। देन वी हैव इंटरमीडिएरी की बात करें तो ये एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसे बंदे की बात है जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि जी आपके बिहाफ के ऊपर आपकी ऑनलाइन रिटर्न सबमिट करवा देते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स वगैरह जो है वो सब कुछ करते हैं। और ये किसके अंडर काम करते हैं? सेक्शन 52A के अंडर जो है वो काम करते हैं। और ये पर्सन रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 14 के तहत। नॉर्मली आजकल बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टिल सेल्स टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो हैं वो जमा करवानी नहीं आती, कुछ को इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा नहीं करवानी आती। तो वो अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी उनके हेड्स हैं, सोर्सेज वगैरह हैं, वो उनके पास लेके चले जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है और वो फिर अपनी रिटर्न सबमिट करवाते हैं।